जय हिंद दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैं जानता हूं कि 22 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और आप लोग चिंतित हो, लेकिन मेरा भाई मेरा काम ही है आपके चिंता को दूर करना और आपके रिजल्ट को बूस्ट करके आपको खुश करना। ठीक है, देखिए आज किस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी 2024 पेपर के लिए यानी कि 22 पेपर के लिए 22 तारीख को आग लगाने के लिए मात्र 5 महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको पढ़ाने वाला हूं। और मैंने साफ साफ यहां पर लिख दिया है कि मात्र 5 महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ लो तो क्या हो जाएगा भैया, तो 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो कि आपके पेपर में गद्यांश भी 10 नंबर का आता है और पद्यांश भी 10 नंबर का आता है, लेकिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत पद्यांश में होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि पद्यांश को पहले वीडियो बना दूं। तो लो भैया पद्यांश का वीडियो आएगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो गद्यांश का भी मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला गद्यांश आपके सामने है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसी ना किसी सेट में जरूर देखने के लिए मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। और यदि आप ये पांचों तैयार कर लेते हो ना भैया, तो इसमें से एक सेट में आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अथवा में करके आता भी तो दोनों में से एक तो जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ये पद्यांश है, कौन तुम स्मृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी ए मणि एक। मैं पूरा पद्यांश नहीं पढ़ूंगा, यदि मैं पूरा पद्यांश पढ़ने लगूं ना तो भैया वीडियो पद्यांश पढ़ने में ही 20 मिनट का लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा पद्यांश पढ़ना काम नहीं है। पेपर में भी आप पूरा पद्यांश मत पढ़ना। ठीक है, आप पेपर में उतना ही पढ़ना जिससे आप पहचान जाओ कि हाँ ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, देखो भैया, कौन तुम समृद्धि जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। जब भी देखो शुरू में कौन तुम या कहीं भी किसी पद्यांश में तुम्हें कौन तुम दिख जाए तो तुम समझ जाओ कि वो श्राद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो इसे टिक लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ठीक है, इस बार के लिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पेपर में होगा, पद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन होंगे और यदि तुम पांचों क्वेश्चन का आंसर राइट दे देते हो तो सबका 2-2 नंबर मिलेगा, जिससे तुमको 10 नंबर पूरा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहां पर लिखवा रहा हूं ठीक इसी प्रकार अपने पेपर में आपको लिख के आने हैं। ठीक है, उसी प्रकार लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया आप ऐसे लिख सकते हो कि कवि का नाम जयशंकर प्रसाद और पाठ का नाम श्राद्धा मनु, बस मिल गया 2 नंबर आपका। ठीक है, इस तरह तो लिख के आना है मेरे भाई। और एक बात याद रखिएगा, पेपर में लोग बोलते हैं क्वेश्चन नहीं उतारना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारा जाता है, लेकिन पद्यांश का ये जो क्वेश्चन है ना, इनको भी आप जरूर उतारिएगा। ऐसे ही 1 नंबर दाग के उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद उत्तर लिख इस तरह लिखिएगा। ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि पेपर में कैसे कॉपी लिखी जाती है, उसी के अंदर पद्यांश गद्यांश सबका मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आएगा कि रेखा चित्र अंश की व्याख्या कीजिए। यह हर एक गद्यांश और हर एक पद्यांश में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए रेखा चित्र अंश की व्याख्या क्या है भैया, वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू कलर से, यहां से लेकर यहां तक के आपको व्याख्या करना है, यानी कि यहां से यहां तक आपको पढ़ना है और आपके अंदर जो भी भावनात्मक जो भी भाव उत्पन्न हो रही है उसे लिख देना है। तो चलिए भैया मैं पढ़ देता हूं और मैंने लिखा भी है, कौन हो तुम समृद्धि जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। बस इतना पढ़ लिए। अब आप यदि चैप्टर ये पढ़े हैं ना श्राद्धा मनु तो आप बढ़िया से लिख देंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, किस पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि श्राद्धा मनु को देखकर बोलती है कि कौन हो तुम इस संसार रूपी सागर के तीर पर चुपचाप बैठे हो, ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र अपनी लहरों से एक मणि फेंकी हो। ठीक है, देखो भैया ये मैं किसी भी क्वेश्चन बैंक या किसी भी बुक से मैंने ये उठा के नहीं लिया है, ये मैं खुद अपने से लिखा हूं। यदि तुम्हें कोई भी यूट्यूब चैनल पर ये देखने के लिए मिल जाएगा ऐसा तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं खुद बना के लिखा हूं इसे। ठीक है, और इसी का नहीं मैं सारे पद्यांश को ऐसा ही लिखा हूं, तुम्हें एक पलक एक झलक देखोगे तो याद हो जाएगा, इतने आसान शब्दों में मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, उक्त पंक्ति में
कौन किसका परिचय पूछ रहा है? तो भैया लिख देंगे कि उक्त पंक्ति में मनु श्राद्धा का नहीं, मनु श्राद्धा का नहीं, श्राद्धा मनु का परिचय पूछ रहा है। ठीक है, आप मनु की जगह पर श्राद्धा लिख दीजिएगा, ये श्राद्धा यहां पर होगा और श्राद्धा की जगह पर ये होगा, गलती से मिस्टेक। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति में श्राद्धा मनु को परिचय पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रही है, श्राद्धा तो औरत है ना भैया, तो पूछ रही है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है? तो मनु अपनी कांति से वीराने का शोभायमान कर रहा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भैया रूपा का अलंकार है। ठीक है, चलिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए पद्यांश, और दूसरा पद्यांश ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी के फूटे कितने उत्साह, दीप कच्छप पर डूबे उतर आए, और ये भी श्राद्धा मनु से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लिख देंगे कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, पाठ का नाम श्राद्धा मनु। अब इसका दूसरा क्वेश्चन वही होगा, रेखा चित्र अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको सामने दिख रहा होगा कि रेखा चित्र क्या हुआ है, मैं उसको पढ़ लेता हूं। समन्वय उसका करे समस्त, यूजनी मानवता हो जाए। ठीक है, चलिए अब मैंने पढ़ लिया, अब इसके दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। रेखा चित्र अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं लिखा हूं कि जब मनु हार कर बैठ जाता है तब श्राद्धा उससे बोलती है या बोलते हैं कि वह बिखरी अवस्था में होती है, वह बिखरी अवस्था में होती है। कौन? मनुष्य, इसलिए शक्तिहीन होती है। जब मनुष्य एकजुट हो जाएगा तब वह विजय हो जाएगा, जैसे एक हाथ से ज्यादा बलवान दोनों हाथ मिलकर होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर अपने से कुछ ऐड कर दिया। आप यहां पर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक अंगुलिया से ज्यादा बलवान 5 अंगुलियां होती हैं। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हो। ठीक है, देखिए भावात्मक मतलब ही होता है आपके अंदर जो उससे सीख मिल रही है ना, जो आपको शिक्षा मिल रही है ना, वो लिख डालो। ठीक है, और मैं बता दूं ये व्याख्या सब किसी का समान नहीं होता है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो कोई भैया इसमें कोई टेंशन मत लो। इस पद्यांश का तीसरा क्वेश्चन है, दृढ़मति से आशाएं किसकी मूर्ति से है? तो मानवता से है भैया। जब इस पद्यांश को पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उत्साह और अबुद्ध शब्दों के लिए अर्थ लिखिए। तो उत्साह का होता है स्रोत्र और अबुद्ध का होता है नवीन उत्थान। ठीक है, दीप कक्षक में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक है, तो देखिए रस छंद अलंकार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पद्यांश में भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है। ठीक है, तो मैंने पढ़ा भी दिया है, आप सर्च कीजिएगा रस छंद अलंकार बाई देवा सर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है भैया, और ये मेरे दिल का करीब है। ये पद्यांश मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कांज से नेत्र वाले, जाके ना आए मधुवन से और ना भेजे संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। ठीक है, इतना पढ़ते ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये पवन दूती का चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। इतना पढ़ते ही आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आप साफ साफ लिख देंगे कि कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और पाठ का नाम पवन दूती का। इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब 2 नंबर और पाने के लिए आपको रेखा चित्र की व्याख्या करनी होगी। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं रेखा चित्र वाले। मेरे प्यारे नौ जलद यानी होता है नया मेघ से कज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और ना भेजा संदेशा। चलिए हम व्याख्या कर देते भैया, इतना पढ़ते ही भैया मन में जो उत्पन्न हो वो लिख डालो। दूसरा क्वेश्चन है रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिख देते हैं, राधा रानी पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए मेघ जैसे सांवले तथा आंखें कमल के भांति सुंदर हैं। जब से श्याम हमें छोड़कर मथुरा गए हैं, ना ही वह कभी आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। सिंपल सा तो हो गया व्याख्या, और क्या भैया, और इसमें करना ही क्या है। ठीक है, तीसरा है राधा किसके द्वार कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो जब यदि आप ये पढ़े होंगे भैया, तो इसमें पवन है, जिससे राधा रानी अपने दुख भरी कथा को मथुरा श्री कृष्ण के पास पहुंचा रही हैं। तो लिख देंगे पवन के द्वार। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख दीजिएगा बना के अपने से कि राधा पवन द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। बस अगर आपको बड़ा में लिखना है तो इस तरह लिख दीजिए, शॉर्टकट में लिखना है तो इस तरह लिख दीजिए, नंबर तो पूरा मिलेगा। ठीक है, नंबर तो कटने का सवाल ही नहीं है।
कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, व्याख्या कीजिए। और यदि व्याख्या करने के लिए कह दे, उल्लेख करने के लिए कह दे, तो आपको कम से कम 2 या 3 लाइन में तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा श्री कृष्ण नए मेघ के भांति सांवले तथा उनके नेत्र कमल के भांति सुंदर हैं। हाँ, उनके ओंठ एकदम डबडब लाल है। भैया आपने श्री कृष्ण को जरूर देखा होगा, ठीक है, उनकी छवि को देखी होगी, तो भैया आपके मन में जो भी कृष्ण जी के प्रति आता है वो लिख डालो ना। कृष्ण जी के अंदर सुंदरता की कमी थोड़ी ना है कि तुम उनके सुंदर के बारे में ना लिख पाओ। ठीक है, इतने आसान पेपर में आते हैं भैया, बताओ, इतने आसान। ठीक है, चलो इस पद्यांश का लास्टवा क्वेश्चन है कि मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो भैया मधुबन यानी कि मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने संदेश नहीं भेजा। किसको? राधा रानी को। और किसको? वृंदावन वालों को। ठीक है, बस यही तो था। चलिए चौथा देख लीजिए। चौथा पद्यांश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हर एक पद्यांश को मैं ये नहीं कहता चलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें तैयार करना है तो करो, और नहीं तो तुम्हें एग्जाम के दिन ही मालूम चल जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, और ऐसे ही एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल फ्री है। आपको बस अपने उंगलियों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेट ऑन करके यूट्यूब पर आकर देवासर क्लासेस चैनल पर चले आना है और पढ़ लेना है। ना 1 रुपया देना है, ना 1 रुपया आपको लेना है। ठीक है, बस बढ़िया से मन लगा के पढ़ लीजिए। अभी जो समय बचा है यही आप लोगों के लिए बलवान है। ठीक है, चलिए। लज्जाशील पतिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना वृक्त वासना तो ना तो सुंदरी को। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेखा चित्रांश की व्याख्या करना है, तो मैंने रेखा खींचना भूल गया था। यहां से लेके और यहां तक यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा इसके नीचे। ठीक है, चलिए, मैं भूल गया था, माफ कीजिएगा। इसमें भी भूला हूँ, 5वें नंबर गद्यांश में भी पद्यांश में भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। तो इतना लज्जाशील के नाम सुनते ही अरे भैया ये भी तो पवन दूतिका से लिया गया है, तो आप लिख लोगे ना, पाठ का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो ही गया ऐसा ही, 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल गया। अब हम देख लेते हैं इसका व्याख्या, रेखा चित्रांश की व्याख्या। तो हमने लिखा, पहले पढ़ लेते हैं जहां से व्याख्या करनी है। देखिए यहां से यहां तक करनी है, तो पढ़ लेते। लज्जाशील पतिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विक्त वासना तो ना तू सुंदरी को। बस 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 इतना काफी है। लिखेंगे कि राधा रानी पवन से कहती हैं कि पवन जब तुम मेरी ये दुख कथा मथुरा लेकर जाना, और यदि रास्ते में कोई लज्जावंती स्त्री दिखाई दे तो तेज वेग से ना बहना। ठीक है, जब पवन चलता है, जब पवन तेज गति से बहता है भैया, तो कपड़े उड़ने लगते हैं। ठीक है, पवन यानी हवा की बात की जा रही है, इतना तो मालूम ही होगा आपको। ठीक है, तेज वेग से ना बहाना, उसके पास धीरे धीरे जाकर गर्मियों को दूर करना, उसकी वस्त्र को उड़ने ना देना, उस सुंदरी के पास से दूर दूर करके गुजरना, यानी कि धीरे धीरे होकर। यहां पर धीरे धीरे भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा दूर दूर होकर भी, थोड़ा दूर दूर होकर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना कि सबके भाव अपने अलग अलग होते हैं भैया, और जब मैं व्याख्या करता हूं ना तो मैं अपने भावों में डूब जाता हूं। इस पद्यांश का तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो प्रिय प्रवास का है। ठीक है, चलिए। कृषक कलाना शब्द में कौन सा शब्द है? तो तत्पुरुष समास है। शब्द भैया यहां पर समास लिख लीजिए, कौन सा समास है? ये शब्द काटिए, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए। राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किस द्वारा छाया करने को कहा? तो मेघ छाया द्वारा कहा। ठीक है, आप इसको बड़ा बना के भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री को, तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किस द्वारा छाया करने को कहा? तो आप कह सकते हैं मेघ छाया द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लास्ट हमारा पद्यांश है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, और आपके पेपर में आने की इसकी चांस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, देखिए क्या है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि यहां से यहां तक आपको व्याख्या करनी है। मैं भूल गया हूं अंडरलाइन करना, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, दुर्बलता का नाम ही सुनते ही मालूम चल जाएगा कि कवि का नाम मैथिलीशरण गुप्त है और पाठ का नाम केकई का अनुताप है। बस क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई।
चलिए अब इसका व्याख्या कर देते हैं। चलिए ज्यादा कुछ नहीं है व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो केकई भगवान श्री राम से कहती है कि कसम खाना एक दुर्बलता का अर्थात बलहीन का प्रतीक है, लेकिन हम जैसे अबलाजन के लिए कोई रास्ता भी तो शेष नहीं है। ठीक है, हे राम लौट चलो। यदि भरत ने मुझे उकसाया होगा तो जैसे मेरे पति दशरथ चले बसे वैसे ही मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। बस यही तो व्याख्या करना है। ठीक है, यदि आप ये चैप्टर पढ़े ना तो आप व्याख्या चुटकी बजाते कर देंगे। ठीक है, दुर्बलता का ही चिन्ह क्या है? तो दुर्बलता का चिन्ह भैया शपथ है। इसमें कौन किससे कह रहा है? तो भैया केकई माता श्री राम से कहती हैं। बस हो तो गया इसका आंसर। चौथा है ठहरो मत रोको मुझे, कहूं तो सुन लो। यह कथन किसका और किसके प्रति है? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भैया ठहरो मत रोको मुझे, कहूं तो सुन लो, यह कथन केकई ने कहा था। ठीक है, तो लिख देंगे यह कथन केकई का है। यह कथन पूरे सभा के लिए है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि नीरव सभा की क्या स्थिति थी? तो नीरव और मौन सभा स्वयं अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। बस, और ये 5 जो मैंने आपको बताया भैया, ये 99% इसका चांस आपके पेपर में आने का। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इनको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करके तैयार कीजिएगा तो आपके बढ़िया से तैयार होंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनकी भी तैयारी बेहतर करा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।